Good morning, 12th class. So, class, we were on chapter number 5 of geography. That is, we were talking about the primary activities. We did start with the chapter and we did obviously थोड़ा introduction लिया था हमने chapter का, फिर हमने hunting and gathering के बारे में पढ़ा. We studied about pastoralism, two types of pastoralism जो है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें पहला था nomadic herding, the second was commercial livestock herding, है ना. Then इसके बारे में पढ़ने के बाद in our last class we moved on to the topic of agriculture where we did study about subsistence agriculture और subsistence में हमने intensive subsistence agriculture और जो primitive subsistence agriculture है उससे related जो कुछ चीजें हैं वो clear कर ली थी. And then we also completed the plantation agriculture. So this is what we have already done. Now we will move on to the new topic, which is extensive commercial grain cultivation. Okay, तो जब हम extensive की बात करते हैं, extensive से ही पता चल जाएगा कि large scale में किया जाता है, commercial यानी again large scale में, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, बाहर के market में बेचेंगे, not only nationally but internationally as well. तो ये हमारा कमर्शियल और ग्रेन कल्टीवेशन क्यों है कि ऑब्वियसली बिकॉज जनरली ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वही होता है इसलिए. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि जो मिड अपना जो कल्टीवेशन होता है और मिड कल्टीवेशन किस टर्म्स एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन जो है जनरली इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड वाले एरिया में होता है. ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं. मिडिल वाले जो लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे, हमें पता है मिडिल लैटिट्यूड्स अपने इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं, फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल तक जाते हैं, नीचे की तरफ साउथ पोल तक जाते हैं. हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो हाई लैटिट्यूड्स होते हैं वो जनरली 60 डिग्रीज के अराउंड वाले एरिया होते हैं, और जो हमारे हम बोलते हैं लो लैटिट्यूड्स वो इक्वेटर के आसपास 20 डिग्री के अराउंड होते हैं. तो मिड लैटिट्यूड्स मिडिल वाले हमारे लैटिट्यूड्स हो जाएंगे. तो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन जो है एक तो सेमी एरिड लैंड्स पे होती है मिड लैटिट्यूड्स में. जब ग्रेन की बात है तो व्हीट जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्रॉप है, यानी कि मेन क्रॉप जो ग्रो किया जाता है कमर्शियली वो क्या है, व्हीट है. ऑब्वियसली बाकी क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं जैसे कॉर्न, बार्ले, ओट्स और राई. अब जैसे ही नाम कमर्शियल आता है हमें पता बहुत बड़े स्केल पे होगा ये, तो यानी कि लैंड जो है फार्म का जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा, और जो बहुत सारे जितने भी प्रोसेसेस लगते हैं ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन, जिसमें हम प्लोइंग बोल ले, चाहे हार्वेस्टिंग बोल ले, सोइंग ऑफ सीड्स बोल ले, बहुत बड़े स्केल पे करना है. तो ऑब्वियसली जब इतने बड़े स्केल पे करना है तो सिंपल चीज है कि मैकेनाइज तरीके से ज्यादा होता है. ठीक है, यानी कि मशीन ज्यादा यूज होती है इनमें, जो कि हमारे जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसमें नहीं होती है. नाउ इसी से रिलेटेड हम एक चीज इसमें से एक चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या, कि देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन. व्हाई डज दिस हैपन, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. सिंपल चीज ये है कि हमें पता है इतने बड़े लैंड में वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, तो कल्टीवेशन जो है वैसे पर यील्ड के हिसाब से तो कंपैरेटिवली लो होती है, पर क्योंकि इतना मैकेनाइज्ड होता है तो जो ह्यूमन लेबर है वो कम चाहिए होता है कंपैरेटिवली. एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन की कैसे मैकेनाइज्ड तरीके से मतलब आप बहुत सारे ग्रेन हार्वेस्ट कर सकते हो ओवर मेनी एकर्स इन अ सिंगल डे. तो यानी कि जो पर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से देखें ना, या लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा है. सो इसलिए हम बोलेंगे अगर हम कंपेयर करें तो लो यील्ड पर एकड़ है, लैंड वाइज पर एकड़ वाइज प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम है, पर पर्सन के वाइज देखें तो यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा है. कौन से वाले टाइप के अपने एग्रीकल्चर में, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड, नाउ एज क्लास यू कैन सी ऑन योर मैप, ये जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ग्रेन कल्टीवेशन के जो मैंने बोला था मिड लैटिट्यूड्स के अराउंड, यू कैन सी ये 40 डिग्री है इसके अराउंड वाला एरिया, और यहाँ पे भी देखो 40 डिग्री के अराउंड, यानी कि मिड लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो टर्म्स को अपने को अब समझना है. बाय नाउ वी शुड नो व्हेनेवर दीस टर्म्स आर यूज्ड.
दिस इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपीज। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज स्टेपीज, ये वाली जो एरिया है यूरोप। ओके, आई जस्ट मार्क इट। These are स्टेपीज, ठीक है। इसके अराउंड हमारे स्टेपीज होते हैं। एज यू कैन सी ये हमारा कौन सा वाला एरिया है, दिस इज आवर mid latitude area. So you can also, along with me, you can mark it in your book, or if you have map, so that one map along with this, along with doing the theoretical part, to also know where it is exactly located. तो यूरेशियन स्टेपीज में है, यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा से रिलेटेड जो एरिया है वहां पे है। अमेरिकन प्रेरीज, कनाडा और अमेरिकन प्रेरीज के अराउंड भी ये कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होती है। और पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना के साइड पे आप देख सकते हो। एंड देन साउथ अफ्रीका वाले एरिया में आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के साइड पे आप देख सकते हो। दीज आर जनरली द ग्रास लैंड एरिया एंड देन यू कैन इवन नोटिस इट इन द न्यूजीलैंड एरिया। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दीज आर द एरिया दैट आर लोकेटेड एंड टेल अस द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एरियाज। मिड लैटिट्यूड्स में है, अपने यहाँ पे देख सकते हो यूरेशियन में स्टेपीज में है, कनाडा और अमेरिका में प्रेरीज में है, अर्जेंटीना के पैम्पास ग्रासलैंड्स में है, साउथ अफ्रीका के वेल्स में है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में है और न्यूजीलैंड के कैनबेरी प्लेन्स में। ओके, सो ये अपने को वो एरियाज है जहाँ पे क्या होता है, ये वो एरियाज है जहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। तो जस्ट रिमेंबर few important points regarding this topic, so that obviously आपको as such you will not have to mug certain things. Okay, mug up नहीं करना पड़ेगा. So just give me a second. Okay, moving on, I'll just repeat few important points. पहली चीज है कि ये interior parts of semi-arid lands mid latitudes में होता है। मेनली व्हीट होता है, इसके अलावा कॉर्न, बार्ली, ओट्स और राई भी होता है। और फार्म्स के साइज बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए जो बहुत सारे प्रोसेसेस और ऑपरेशंस है कल्टीवेशन के, सोइंग से, प्लोइंग से, हार्वेस्टिंग से लेके जितना भी काम है वो जनरली मशीन से होता है, इसलिए मैकेनाइज्ड फॉर्म में होता है। और एक चीज यहाँ की जो अपने इम्पोर्टेंट है, जो अपने को पता होनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे लो यील्ड पर एकड़ होता है पर हाई यील्ड पर पर्सन होता है। लोकेशन हमें पता है इसकी, यूरेशियन स्टेपीज कनाडा में है और अमेरिकन प्रेरीज में है, अर्जेंटीना के पैम्पास है, साउथ अफ्रीका के वेल्स है और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है और कैनबेरी प्लेन्स है न्यूजीलैंड में। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर। So the next thing we need to do is mixed farming. Okay, now let us understand few important things about mixed farming. मिक्स फार्मिंग एक्चुअली में क्या होती है, क्लास जिसमें आप कल्टीवेशन भी करते हो और आप एनिमल्स को रेयर भी करते हो, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग भी होती है। सो दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो जनरली बहुत जो डेवलप पार्ट्स है वर्ल्ड के वहां पे होती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में देख लोगे आप, then you will see eastern North America, you will see parts of Eurasia, and you will see few of the temperate latitudes of the southern continents. Please focus again, look at the map again. I am doing it on the map so that you understand the location of certain areas as well. Okay, so I'll again mark this also on the map. Please focus here. सबसे पहले हमने कहा बोला, ये याद रखना, हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट हमारा कौन सा, यू कैन सी कि जो यूरोपियन एरिया है उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप में है हमारे, ईस्टर्न नॉर्थ जो अमेरिका है। ठीक है, देन इसके अलावा पार्ट्स ऑफ यूरेशिया है, then we have the temperate latitudes of the southern continents. तो मतलब बेसिकली ये देख सकते। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अगेन I'll just draw this again, I'll just highlight it again so that this is clear to you.
यूरोप के हम देख सकते हैं कौन सा पार्ट है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है ज्यादातर, कुछ पार्ट्स ऑफ यूरेशिया है हमारे, एंड देन वी हैव फ्यू एरियाज इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी जगह है या कौन सी चीज होती है यहाँ पे हमारी, दीज आर द एरियाज वेयर वी सी आवर मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, मिक्स फार्मिंग एज आई जस्ट टोल्ड यू, जहाँ पे दोनों चीजें होती है, कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स भी होता है और उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू इट्स डिटेल। नाउ मिक्स फार्म जो होते हैं वो जनरली मॉडरेट होते हैं साइज में, मतलब वो जो हमने कमर्शियल वाले देखे उतने लार्ज नहीं होते हैं बट स्मॉल भी नहीं होते हैं, तो समवेयर मॉडरेट होते हैं साइज में। यूजुअली कौन से क्रॉप्स किए जाते हैं ग्रो, जनरली वही होते हैं जो कमर्शियल में होते हैं, ज्यादातर वो होते हैं व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, और फॉडर भी यहाँ पे बहुत ग्रो किया जाता है बिकॉज एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, एंड रूट क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स बहुत जरूरी है, एज आई सेड आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स फार्मिंग, बिकॉज ये लोग साथ में यहाँ पे एनिमल्स को भी रखते हैं, रेयर करते हैं, तो फॉडर क्रॉप भी वहीं पे ग्रो करके उनके कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्रॉप रोटेशन होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है, हमें पता है क्रॉप रोटेशन होता है, एक साल आपने एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाया, नेक्स्ट ईयर यू आर ग्रोइंग सम अदर क्रॉप, ताकि जो सॉइल है उसमें एक ही न्यूट्रिएंट जो है वो बार बार फिनिश ना हो जाए, बिकॉज एक टाइप का अगर प्लांट ग्रो करेंगे कंटिन्यूअसली तो उस प्लांट को जो भी मिनरल कंटेंट चाहिए, सपोज पोटैश चाहिए या सपोज आयरन चाहिए, तो वो ही सॉइल में से मिनरल कंटेंट निकलता जाएगा और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए एक साल एक क्रॉप उगाए, दूसरे साल दूसरा क्रॉप उगाए, तो उससे क्या होगी, जो सॉइल है उसकी मिनरल कंटेंट जो है वो एक ही चीज में खत्म नहीं होगा, इट विल बी अगेन एंड अगेन रिप्लेनिश्ड। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन के साथ इंटरक्रॉपिंग भी होती है। इंटरक्रॉपिंग यानी एक क्रॉप के साथ एक क्रॉप और फिर दूसरा क्रॉप, एक क्रॉप और समवेयर बीच बीच में बना के दो तीन क्रॉप साथ में जैसे उगाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल, जैसे मैंने बोला, इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है। इसके साथ साथ इक्वल एम्फेसिस होता है ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स कौन कौन से रेयर किए जाते हैं, कैटल, शीप, पिग और पोल्ट्री से रिलेटेड, जिसके कारण जिन लोगों जो लोग ओन करते हैं ये मिक्स्ड फार्मिंग, उनमें क्या होता है, दोनों चीज मेन सोर्स ऑफ इनकम है। कौन सी दोनों चीज है, क्रॉप्स को बेच के भी है और जो एनिमल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी, उनको भी वो लोग सेल आउट करते हैं, तो उनकी इनकम जो है दोनों चीज से जेनरेट होती है। ओके, इसीलिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन भी और एनिमल रेयरिंग। मिक्स फार्मिंग जो है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, क्योंकि आप फार्म भी जो हमने देखा है बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा होता है, तो आपको उसके लिए भी मशीन्स चाहिए होती है। आप केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हो, यू यूज गुड मैन्योर्स एंड यू रिक्वायर लॉट ऑफ मशीन्स फॉर द बिग फार्म, बट अलोंग विद दैट और आपके ऑब्वियसली स्किल और एक्सपर्टीज होने चाहिए फार्मर्स से रिलेटेड, एंड अलोंग विद दैट आपको एनिमल जो आप रेयर कर रहे हो उसके लिए भी यू नीड टू obviously have land and you should have proper arrangement for the animals, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू, उनका खाना अच्छा होना चाहिए, उनको आपको अच्छे से उनका टेक केयर करना है और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे और उनके लिए कुछ पीपल भी रखने पड़ेंगे टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, चाहे उनको टाइम से फूड देना या फिर अगर जो भी उनसे एनिमल प्रोडक्ट हमें लेना है उनका ध्यान रखना। तो ये सारी चीजों के लिए ये वाला जो मिक्स फार्मिंग होता है, ये इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत चाहिए होता है, फार्म मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, और जो फार्मर्स वगैरह स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए फॉर एनिमल रेयरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स एज वेल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अबाउट मिक्स फार्मिंग। तो आई थिंक मिक्स फार्मिंग इज ऑल्सो क्लियर, हमने इसका मैप भी कर लिया, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन अगेन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट थिंग, जो अपनी नेक्स्ट थिंग है, दैट इज डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग क्या है क्लास, वेरी सिंपल, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट,
कि ऑब्वियसली जो मिल्क एनिमल्स हैं जिनसे डेयरी मतलब मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बना के उनको सेल किया जाता है। सो डेयरी जो है वो मोस्ट एडवांस और एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स है। मिल्क एनिमल्स हमें पता है, दोज हू प्रोड्यूस मिल्क। सो अगेन इधर अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि दिस हैज ऑल्सो बिकम अ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट यू कैन से प्राइमरी एक्टिविटी। तो इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं अब। ये भी हाईली कैपिटल इंटेंसिव है अगेन, क्योंकि आप सिर्फ इसमें डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो आप उन एनिमल्स को बहुत अच्छे से रखोगे। कैपिटल आपका लगा है क्योंकि आपने एनिमल शेड्स बनाए हैं, आप जो चीज एनिमल प्रोड्यूस है उसको प्रॉपर स्टोरेज करना है, ठीक है। एनिमल के जो फूड आइटम रखोगे आप फॉडर, वो भी प्रॉपर आपका स्टोरेज होना चाहिए। उनके फीडिंग के लिए जब आप उनसे मिल्क निकालते हो, मिल्चिंग मशीन्स होती हैं, यू मस्ट हैव सीन रिसेंटली। अब जो है जनरली जो बहुत डेवलप कंट्रीज है वहां पे ह्यूमन नहीं निकालते हैं मिल्क, प्रॉपर मशीन्स होती हैं। तो मिल्चिंग मशीन्स, इन सब के कारण क्या होता है, डेयरी फार्मिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रिलेटिंग टू देयर फूड या फिर ओनली रिलेटिंग टू द मशीन्स, रिलेटिंग टू फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स, बट इसके साथ साथ कैटल ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है, उनकी हेल्थ केयर पे किया जाता है। वेटरिनरी सर्विसेज क्या होते हैं, एनिमल जो डिजीज, जो डॉक्टर्स एनिमल्स से रिलेटेड, मतलब जो डॉक्टर्स एनिमल्स में अगर कोई डिजीज हो या कोई प्रॉब्लम हो तो जो सॉल्व करते हैं, वो वाली प्रॉपर सर्विसेज होनी चाहिए इनके पास। तभी तो ऑब्वियसली इनका जो, अगर एनिमल्स अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियसली जो एनिमल प्रोडक्ट है यहाँ पे, जो मिल्क है और फिर जो आगे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो अच्छे से करेंगे। तो इसलिए ये लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें आप हर जगह पे मशीन नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि एनिमल को फीड करना है, उनका ध्यान रखना है, तो वो मशीन नहीं रख सकेगी। और जैसे जो मिल्चिंग मशीन है उनको भी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बींग्स चाहिए। तो इसीलिए ये जो डेयरी फार्मिंग होती है ये बहुत लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें लेबर की बहुत जरूरत होती है फॉर फीडिंग, फॉर मिल्चिंग, फॉर टेकिंग केयर, फॉर लुकिंग एट देयर हेल्थ केयर सर्विसेज। वेटरनरी मतलब ऑब्वियसली जो हमेशा ध्यान रखते हैं वही बताएंगे कि एनिमल को क्या प्रॉब्लम है, और अकॉर्डिंगली वो आगे उसको मैटर को पहुंचा सकते हैं कि उसको जो डॉक्टर है उससे रिलेटेड अगर सर्विस चाहिए तो उनको प्रॉपरली दिलाओ। उनके जो फूड आइटम है वो कैसे है, कौन सा एनिमल अच्छे से कंज्यूम कर, अगर नहीं खा रहा तो क्यों, या उसका अगर प्रोडक्शन मिल्क का अच्छे से नहीं हो रहा तो उसके पीछे के क्या रीजंस है, और उनका प्रॉपरली अच्छे से ध्यान रखना। तो इसीलिए लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव भी है। और ये लेबर इंटेंसिव इसीलिए भी, क्लासेस में कोई ऑफ सीजन नहीं होता। ऑफ सीजन क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि प्लांट्स का होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं क्रॉप, हार्वेस्टिंग के बाद थोड़े टाइम के लिए वो लैंड फैलो छोड़ देते हैं, या थोड़ा उनको बीच में रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाएगा फार्मर्स का। बट डेयरी फार्मिंग में तो कोई ऑफ सीजन नहीं है, थ्रू आउट द ईयर द मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड देन ऑब्वियसली प्रोसेस्ड। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है क्लास, ऐसी चीज है ये जिसको अच्छे से प्रिजर्व करना जरूरी है, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी एंड ऑब्वियसली देन देयर विल बी नो यूज ऑफ सेलिंग। तो ये जनरली क्या होता है कि इट इज प्रैक्टिस जनरली अंडर अर्बन एंड द इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जिनके आसपास क्या हो, नेबरहुड मार्केट हो, फ्रेश मिल्क के लिए भी हो और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी हो, ताकि जल्दी से उसको मार्केट पे भेजा जा सके फ्रेश मिल्क को, और उसके बाद या फिर जैसे डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस करना है तो उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा सके। तो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन, ताकि दूध जो है वो खराब ना हो या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खराब ना हो, और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस है, वो सारे जो हैं उनको भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सके और फिर ऑब्वियसली उसको आगे मार्केट में बेचा जा सके। तो ये पूरा डेयरी फार्मिंग है। इसके कुछ की पॉइंट्स अपने याद कर सकते हैं। क्या की पॉइंट्स है कि एडवांस हो गया, एफिशिएंट टाइप, ये हाई कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव भी है, लार्ज एरिया पे होता है और मशीन्स चाहिए होती है, इसमें एनिमल का बहुत ध्यान रखना होता है,
और उसके बाद आसपास अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के आसपास ये होते हैं, ताकि नेबरहुड मार्केट में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को भेजा जा सके, और इन पे प्रिजर्वेशन और पेस्चराइजेशन की भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, ताकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ये टाइमली पहुंच जाए। अब हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि ये जो डेयरी फार्मिंग है ये कौन कौन से एरिया में ज्यादातर अपने को देखने मिलती है। तो इसको अगर हम देख लें, 3 मेन रीजन्स है हमारे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के। सो पहला है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। यू कैन सी दिस क्लास अगेन, ये जो डार्क आपका यहाँ पे मार्क है ये आपका क्या है, दिस इज द एरिया नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। सेकंड कनाडा है, अगेन यू कैन सी ऑन योर मैप। और जो थर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक कलर से जो मार्क्ड है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और इसी के आसपास ही हमारा न्यूजीलैंड और टेस्मेनिया है। सो ये 3 एरियाज हैं जहां पे अपनी क्या होती है, डेयरी फार्मिंग होती है। ओके, आई जस्ट रिपीट द एरियाज, यू अगेन फोकस ऑन योर मैप ऑल ऑफ यू। यूरोप है अपना, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में होती है, सेकंड कनाडा में होती है, देन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होती है, और यहाँ पे ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का ही, टेस्मेनिया और अराउंड न्यूजीलैंड। तो ये अपनी एरियाज होती हैं कौन सी, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। Now let us move on to the next one, which is Mediterranean agriculture. Mediterranean agriculture जो है वो भी कमर्शियल एग्रीकल्चर ही है, बट ये बहुत स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल टाइप की चीजें ही ग्रो की जाती है। ये जनरली एज आई सेड अर्लियर कि मेडिटेरेनियन जब हम नाम बोलते हैं तभी हमें पता चल जाएगा कि जो मेडिटेरेनियन एरिया है उसके अराउंड एक तो ये इस टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है ऑन ईदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, from Tunisia to Atlantic coast, okay, and southern California, central Chile, southwestern parts of South Africa, and south and southwestern parts of Australia. This region is an important supplier of citrus fruits. So if you want to have a look at the location of this area, again it is very simple, as I said, though this is the dairy farming map, तो इसके मार्किंग से कंफ्यूज मत होना। ये हमारी मेडिटेरेनियन सी है, ऑल ऑफ यू नो, और इसके अराउंड वाली जो एरिया है जनरली यहाँ पे क्या होता है, अपना मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ओके। और इस टाइप का एग्रीकल्चर जहां भी होता है, उस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन जहां भी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वहां पे हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं, ठीक है, ऐसे डेजिग्नेट कर देते हैं। और ये जनरली क्या, क्योंकि आप देख सकते हो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी है ये, तो यहाँ पे तो मेडिटेरेनियन सी नहीं है, पर इसी टाइप का अपना क्लाइमेट है और उसी टाइप की चीजें ग्रो की जाती है, तो इस यहाँ पे हम इसको ये बोल देते हैं साउथ और साउथ वेस्टर्न एरिया जो अपना ऑस्ट्रेलिया का है, और इवन सर्टेन पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्टर्न पार्ट्स है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ, ओके। तो यहाँ पे कौन से टाइप के ग्रो किए जाते हैं, मेनली सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स हमें पता है जनरली जो मेनली जिनमें विटामिन सी होती है, दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। सो अब जब हम इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि मेडिटेरेनियन में जो किस टाइप के पर्टिकुलर, जब हम बोल रहे हैं कि एक सर्टेन काइंड के ही क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, और एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सिट्रस फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, एंड एज आई सेड सिट्रस फ्रूट्स एज इन जैसे कि अपने आप ऑरेंजेस कर सकते हो, लाइम एंड मेनी अदर फ्रूट्स जो रिलेटेड टू, जैसे जो हमारे विटामिन सी से रिलेटेड होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफर करते हैं ये, बट वी ऑब्वियसली नो ऑरेंज एंड लेमन, इस टाइप के जो, एंड फॉरेन कंट्रीज ग्रेप फ्रूट भी आपने सुन रखा होगा, एंड सर्टेन अदर इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ये वाले टाइप। बट इसके साथ साथ यहाँ पे एक और स्पेसिफिक टाइप का जो जिस चीज का कल्टीवेशन होता है वो होता है अपना विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है, ग्रेप कल्टीवेशन, ग्रेप्स।
ये मेडिटेरेनियन रीजन की स्पेशलिटी है। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स जो है वर्ल्ड में विथ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स और जो बनी है हाई क्वालिटी ग्रेप से, वो इन्हीं कंट्रीज में प्रोड्यूस होती है, मेडिटेरेनियन रीजन से ही प्रोड्यूस होती है। ओके, वाइन हैज डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी नो वाइन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रेप्स। तो हाई क्वालिटी ग्रेप से यहाँ की जो अलग क्वालिटी विद डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स प्रोड्यूस होती है, इट इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंफीरियर ग्रेप्स होते हैं उनको ड्राई करके रेजिन्स बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? रेजिन्स। एंड इसके अलावा आपको पता होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिग्स एंड ऑलिव्स। ऑलिव्स तो जनरली यू मस्ट हैव ऑब्वियसली हर्ड, जब हम generally in pizzas nowadays obviously it is available. Initially इतना इंडिया में available नहीं था, but it is obviously available now. ये आपने सुन रखा होगा। एंड देन उससे उसके अलावा फिग्स क्या होता है क्लास? अगेन फिग्स भी आपने सुन रखा होगा। फिग्स इज इन हिंदी लाइक वी से अंजीर जो होती है वो। तो रीजन जो है यहाँ पे ऑलिव्स और फिग्स भी प्रोड्यूस होती है। एंड जो एडवांटेज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर वो ये है कि मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं दे आर ग्रोन इन विंटर्स, जो कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेट डिमांड में है, और स्पेसिफिकली यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। सो जस्ट लेट मी रिपीट, मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर है वो एक स्पेसिफिक टाइप का एग्रीकल्चर है जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड होता है, और उसके साथ साथ जिस भी एरियाज में इसी टाइप का क्लाइमेट होता है, जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भी इस टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे, विटिकल्चर ग्रेप कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। हाई क्वालिटी की ग्रेप्स जो है उनसे वाइन बनाई जाती है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भेजी जाती है, डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स की एंड वेरी गुड क्वालिटी विच इज इन ग्रेट डिमांड। जो इंफीरियर ग्रेप्स है उनको ड्राई करके रेजिन, जिनको हम किशमिश बोलते हैं, और क्यूरेंस, ये जो बेरीज वगैरह होते हैं जैसे ब्लैक करेंट्स और इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो वाले होते हैं। और यहाँ पे ऑलिव्स और फिग्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ऑलिव्स हमें पता है, फिग्स आर अंजीर, जिनका भी डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा ये जो वैल्यूएबल क्रॉप्स है और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं विच आर ग्रोन इन विंटर्स, और ये ग्रेट डिमांड में है यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन माउंटेन्स में अलॉन्ग विथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज इट फॉर टुडे क्लास। आई थिंक हमने मेडिटेरेनियन तक जितना भी किया है मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल। तो मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर जो है, वील स्टार्ट दिस टॉपिक टुमारो एंड वील आल्सो डू कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम है क्लास, कोई भी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, प्लीज गेट बैक विद योर प्रॉब्लम्स एंड जस्ट come with your problems, we'll discuss and solve it in the class. So this is it for today, and as I always say, please give the portion a reading, and if you have doubt, come back. So this is it for today. Now we will meet in the next class.